गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग विज्ञान के जो टेस्ट सीरीज है वो कर रहे थे। तो आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नावली को। तो पहला प्रश्न इसमें, हाल ही में हुए स्वाइन फ्लू के वैश्विक प्रकोप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए क्या क्या कह रहा है कि संक्रमण का कारक भली भांति निर्धारित नहीं है, यानी संक्रमण किससे हुआ ये निर्धारित नहीं है। इसका जोखिम सुअर मांस खाने वालों में अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दिया। इसमें संक्रमित व्यक्ति के संपर्क द्वारा फैलने की प्रवृत्ति है। प्रभावी उपचार या टीके के अभाव में इसे वैश्विक देशांतरागामी महामारी का जोखिम बनता है। इसमें कह रहा है कि कौन कौन सा सही है और जो है यही है, इनमें से कौन से सही हैं। इसका मतलब है, फिर से पहली बार देख लेते हैं कि स्वाइन फ्लू ये संक्रमण का कारक भली भांति अभी निर्धारित नहीं है। तो ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि निर्धारित है सुअर का मांस खाने वालों को ही होता है, इसलिए स्वाइन फ्लू कहा जाता है उसको। तो ये गलत हो गया। इसका जोखिम सुअर मांस खाने वालों में अपेक्षाकृत अधिक है, तो बिल्कुल दिखाई नहीं कि यह है, तो दूसरा सही है। इसमें संक्रमित व्यक्ति के संपर्क द्वारा फैलने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, ये भी सही है। अगला कह रहा है प्रभावी उपचार या टीके के अभाव में इसे वैश्विक देशांतरागामी महामारी का जोखिम बनाता है, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, यानी कि इसका प्रभावी टीके का उपचार, यानी कि इसका कुछ तो है, उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन ये एक देश से दूसरे देश में नहीं फैलता है। ठीक है, तो हमारा हो गया 2 और 3 सही हो गया। वैसे इसमें एक गलत है, ठीक है, इसमें 2 नहीं है, इसमें केवल 3 दिया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, 2 और 3, यानी उत्तर हो जाएगा सी। ओके। अगला है रूबेला वायरस का क्या कारण है, यानी रूबेला वायरस के कारण क्या होता है, छोटी चेचक, खसरा चेचक या कंठमाला का रोग होता है। तो रूबेला वायरस के कारण क्या होता है, खसरा होता है। ठीक है, तो रूबेला वायरस का कारण है खसरा। अगला है इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु से, कवक से, शैवाल से या जीवाणु से, इनमें से किसके होता है। तो इन्फ्लुएंजा, जिसे आप लोग फ्लू बोलते हैं, तो जो फ्लू है यानी जो जुकाम है वो किससे होता है, वायरस से होता है। तो क्या है ये, वायरस, विषाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है रोग और मानव शरीर से प्रभावित अंग, यानी कि कौन सा रोग किस मानव शरीर के अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस, डर्मेटाइटिस, गाउट और मेनिंजाइटिस। देखिए नहीं पता है कुछ भी तो डर्मेट, डर्मेट यानी डर्म का मतलब होता है त्वचा। तो ये सिर्फ यानी कहाँ, जहाँ पर भी क्वाड्रिडर्म, तो जहाँ पर भी डर्म लगता है उसका मतलब है त्वचा। तो बी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद मेनिंजाइटिस। तो जो मेनिंजाइटिस रोग होता है, ठीक है, वो एनेमेनेंजेसिस, जो मेनिंजाइटिस रोग है, तो ये क्या आंखों से, जोड़ से या मेरुरज्जु से प्रभावित है। इसका मतलब है कि बी का हमने क्या कर लिया, निर्धारित कर लिया कि 3 है। तो बी में 3 कहाँ पर है, तो बी में 3 आपके 2 जगह पर है, एक तो सी में है और एक इसमें है, बी में है। तो इसके बाद अब हमारा रह जाता है कि मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है। तो मेनिंजाइटिस का क्या होता है, आपका मेरुरज्जु से होता है। ठीक है, अब इसमें सब में क्या आ गया, यानी दोनों में, बी में और डी में 4, बी में 3 और डी में 4। अब निर्धारित करना है, समस्या ये है कि ये यानी कि जोड़ का और आँखें से कौन सा रोग क्या है, यानी संबंधित है। तो कंजक्टिवाइटिस ये आँखों से संबंधित रोग है, ठीक है, और जो गाउटर है वो किससे है, जोड़ से संबंधित रोग, गाउट जोड़ से संबंधित है। तो इसका मतलब है 1 हो गया और 3 हो गया। तो यहाँ पर तो 2 है, बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, 3 और 2 और 1, आपका उत्तर हो जाएगा यानी कि बी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कारक है और संचारी रोग है, यानी कौन सा कारक किस रोग को क्या करता है, संचरण करता है, यानी फैलाता है।
तो एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, सिकता मक्खी। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है वो क्या फैलाती है। तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो मलेरिया फैलाती है। तो आपका ए का हो जाएगा 3। तो ए का 3 हो गया। अब जो एडीज मच्छर होता है वो क्या फैलाता है, डेंगू फैलाता है, काला जार फैलाता है, ठीक है, या फाइलेरिया फैलाता है। क्योंकि एडीज मच्छर की बात की का कारण ये चीज़ है कि एडीज मच्छर का होने वाला जो रोग है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रचित है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें तो कौन सा हो जाएगा, एडीज मच्छर का। तो एडीज मच्छर का क्या होगा, डेंगू, ठीक है। तो एडीज मच्छर के लिए डेंगू हो जाएगा। तो 2 निर्धारित हो गया, ए का आपका क्या हो गया, ठीक है, 3 हो गया, और सी का कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपका क्या है, ए का यानी कि ए का आपका 3 हो, उनमें से देख लीजिए। तो ए का 3, एक तो ए में है और एक इसमें है, इसमें है डी में है, ठीक है। और सी में 2 है, तो सी में 2 आपका यहाँ पर भी है। यहाँ पर सी में 2 नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा। वैसे भी जो क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है, जो क्यूलेक्स मच्छर है वो ओके, एनाफिलिस जो है यानी कि एनाफिलिस जो मच्छर है इसका आपका हो गया, यानी कि ये मलेरिया हो गया, 3 हो गया, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है, एडीज से डेंगू होता है, सिकता मक्खी से काला आजार होता है। यानी कि मक्खी से काला आजार होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि प्लेग, एड्स, गंजापन और मलेरिया ये किसके द्वारा होने वाले रोग हैं। तो प्लेग जो है ना, और एड्स, एड्स तो आप जानते हैं कि एड्स किससे होने वाला है, जिसका इलाज ना हो वो विषाणु से होता है, वायरस से होता है। तो एड्स किससे है, विषाणु से। तो आपका बी का कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 इसमें 2 में है, बाकी और यहाँ पर नहीं है। प्लेग, गंजापन, और गंजापन किससे होता है, ठीक है, ये कवक से होता है। तो सी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 और 2, बी और सी में 3 2 कहीं पर हैं, यहाँ पर है, तो आपका उत्तर डी हो सकता है। अब एक और ले लीजिए, प्लेग जो होता है वो जीवाणु से होता है, ठीक है, और मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से काटते हैं, तो मच्छर जो है, जो मादा एनोफिलीज होता है वो उसको वाहक होता है, लेकिन ये होता प्रोटोजोआ से। मलेरिया से लोग सोचते हैं जीवाणु से होता है, नहीं, ये प्रोटोजोआ से होता है। तो 4 3 2 और 1, यानी कि जो है इसमें हो जाएगा आपका प्लेग जीवाणु से, एड्स विषाणु से, गंजापन कवक से, और मलेरिया प्रोटोजोआ से। यानी जहाँ पर जो खुजलाने वाली चीज़ होती है वो सब कवक से होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियां का कारण क्या है, विषाणु है, यानी वायरस से। तो वायरस का मैंने बताया जिसका टीका लगता है, यानी वैक्सीनेशन होता है, और जिसका कोई इलाज नहीं है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। तो मलेरिया, पोलियो, तो मलेरिया का है, पोलियो का नहीं है। पोलियो और बर्ड फ्लू, पोलियो और तपेदिक, ठीक है, तपेदिक और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा तो है, ठीक है, लेकिन टीबी नहीं है। टीबी जो है ना वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो अब 2 ही बचा, पोलियो और बर्ड फ्लू, और पोलियो और तपेदिक, ठीक है। तो यदि यहाँ पर इन्फ्लुएंजा और नहीं है के साथ तपेदिक नहीं है, तो तपेदिक के साथ पोलियो कैसे हो सकता है। तो पोलियो और बर्ड फ्लू हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मुझको लगता है समझ में आ गया होगा कि यानी पोलियो और बर्ड फ्लू वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। इनमें से कौन सी बीमारी के अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, धनुष स्तंभ, मलेरिया, खसरा और गलसुआ। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसके लिए अभी तक जो है ना नहीं उपलब्ध है टीका। तो धनुष स्तंभ का टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है, ठीक है। यानी इसमें जो है ना ऐंठन हो जाती है, धनुषाकार जो है ना आकारी वो शरीर शरीर होने लगता है, ठीक है, ये धनुष स्तंभ, इसका टीका नहीं है, ठीक है। प्रोगेरिया ग्रस्त लोगों का सबसे स्पष्ट प्रमुख लक्षण क्या है, यानी प्रोगेरिया जिसको हुआ उसमें जो है ना, यानी कि प्रमुख लक्षण क्या है, शरीर पर अधिक बाल, समयानुवर्ती संक्रमण के प्रति कम रोधक क्षमता, जरण की अपेक्षाकृत तेज दर, और है जरण का मतलब होता है कि बहुत तेजी के साथ क्या होता है, शरीर वो बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है, अनुर्वरता की से पीड़ित। तो
इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो यही है। प्रोग्रेसिया का मतलब होता है कि शरीर बहुत तेजी के साथ क्या होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, बुढ़ापा आने बहुत तेजी से लगता है, तो जड़न की अपेक्षाकृत तेज दर हो जाती है। अगला है मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV की बात कर रहा है ये। केस विसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथानक सही है नहीं है? तो स्त्री से पुरुष में संचार की संभावना पुरुष से स्त्री में संचार की तुलना में दोगुनी होती है, ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं, क्या कह रहा है कि इनमें से संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन सही नहीं है? नहीं, इसमें कह रहा है स्त्री से पुरुष में संचार की संभावना पुरुष से स्त्री के संचार की संचार इन तुलना में दोगुनी होती नहीं, बराबर दोनों में होता है, ठीक है, यानी कि दोनों में बराबर होता है। यदि व्यक्ति किसी अन्य यौन संचारित रोग से भी पीड़ित है तो संचरण की संभावना बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही है। संक्रमण पीड़ित मां अपने शिशु को गर्भावस्था के दौरान, प्रसूति के समय तथा स्तनपान से संक्रमण संचारित कर सकती है, बिल्कुल तीनों समय में, ठीक है, संक्रमण उसको हो सकता है बच्चे को, दूध पिलाते समय भी, गर्भावस्था में, और जब शिशु जन्म लेता है तब भी। दूसरी सुई लगने की तुलना में संक्रमित रुधिर चढ़ाए जाने पर संक्रमण का जोखिम कहीं अधिक होता है, बिल्कुल, क्योंकि सुई में बिल्कुल क्या होता है, एक बूंद भी रहेगा, हो सकता है सुई में यानी कि संक्रमण हो ही ना, लेकिन यदि खून चढ़ाया जाएगा तो दूषित खून चढ़ाया जाएगा तो दूषित खून जाकर खून में मिल जाएगा, तो हमारा सब सही है, लेकिन एक गलत है, उसमें स्त्री और पुरुष में दोनों में होने की संभावना यानी एक दूसरे से होने की संभावना बराबर पाई जाती है, ठीक है। अब इसको दांत की बीमारी का निम्नलिखित किस प्रकार की होती है? मैंने अभी बताया कि जो खुजली से संबंधित दवाई यानी वो हैं वो सब किससे होती हैं, फंगस से होती हैं, तो उत्तर हो गया फंगल। साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल का चेचक, टिटनेस, टीबी और पोलियो, तो दो चीजें हैं। साल ने किसका टीका बनाया था, तो उसी का ही नाम तो है, तो साल का टीका, तो ये किसके है, पोलियो, तो पोलियो ने साल का टीका बनाया था, तो पोलियो के टीके को साल का टीका कहा जाता है, ठीक है, और ये पोलियो से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? मादा और नर दोनों क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर तो होते नहीं, एनाफिलीज मच्छर होता है, लेकिन सिर्फ मादा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर डी हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है, फाइलेरिया होता है, जिसे फील पाँव या हाथी पाँव भी बोलते हैं, यानी कि कोई एक शरीर क्या हो जाता है, पूरा फूल जाता है, सूज जाता है। टीका वैक्सीनेशन है क्या, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा और सहज निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। ये शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, इसलिए क्या है, इसमें समस्या हो सकती है कि इसमें होगा क्या। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कृत्रिम रूप से सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, टीका जो वैक्सीनेशन है वो ये है कि कोई रोग हो गया है, यानी कोई रोग होने की संभावना है, तो पहले ही उस रोग के क्या करते हैं, कीटाणुओं को या विषाणुओं को शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाता है मृतावस्था में, और शरीर क्या कर लेता है, उससे यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा उपार्जित कर लेता है, तो कृत्रिम रूप से सक्रियता उत्पन्न कर देना होता है। अगला है मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? तो अनुक्रिया यानी प्रतिरक्षी अनुक्रिया में थाइमस, तिल्ली, मस्तिष्क और लसिका पर्व यानी लसिका जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, वो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा है, मस्तिष्क, थाइमस भी है, तिल्ली भी है, लसिका पर्व भी है, ये क्या है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया के अंग हैं। प्रतिजैविकों के बारे में लिखित कथनों पर, ठीक है, विचार कीजिए। प्रतिजैविक जीवाणु यानी एंटीबायोटिक, उन्हें रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उन्हें शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए त्वचा में लगाया जा सकता है, निगला जा सकता है अथवा अंतःक्षेपित किया जा सकता है, यानी कि उसको जो है लगाया भी जा सकता है चोट में भी, ठीक है, उन्हें शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों से नहीं, यानी त्वचा पर लगाया नहीं जाना है उसको। तो इसमें कौन कौन सा क्या है सही है और कौन सा क्या है गलत है, उसके लिए भी ये क्या कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है। तो अब इनमें से
और आगे है तीसरा है, वे रोग पैदा करने वाले विषाणुओं के खिलाफ प्रभावी होते हैं। और सबसे पहले आविष्कार किए जाने वाला प्रतिजैविक टेट्रासाइक्लिन था। तो प्रतिजैविक की बात कर रहा है, तो प्रतिजैविक यानी सबसे पहला जो था क्या टेट्रासाइक्लिन था। सबसे पहला जो था वो पेनिसिलिन था। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कौन कौन सा इसमें क्या है सही है। रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बिल्कुल सही है। शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए त्वचा में लगाया जा सकता है, निगला जा सकता है अथवा अंतःक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यानी कि दोनों, यानी कि ये किए जा सकते हैं। रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं के खिलाफ क्या है, ये प्रभावी हैं। तो हमारा जो है ना टेट्रासाइक्लिन, यही जो है चौथा गलत है, बाकी क्या है ये तीनों सही हैं। और इसमें अब जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो केवल एक और दो और तीन और चार और एक दो और चार। तो एक और दो हम यही लगा सकते हैं, ये वाला, क्योंकि इसमें तीन नहीं है। तो क्या चीज़ है, यानी कि एक दो तीन सही हैं, तो एक दो हैं। अगला प्रश्न है, अपेक्षाकृत वृद्ध लोगों में कर्क रोग अधिक आम होता है। कर्क रोग का मतलब होता है टीबी। ठीक है, उसे कर्क रोग बोला जाता है, क्योंकि उनके रोधक्षम तंत्र अपभ्रष्ट हो गए होते हैं। अवस्था के साथ साथ कुछ हार्मोन की पूर्ति घट जाती है। उनके शरीर बदलते वातावरण के साथ समन्वय नहीं कर पाते हैं, या उनमें अधिक मात्रा में उत्परिवर्तन संचित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा उनमें अधिक मात्रा में उत्परिवर्तन संचित हो जाते हैं। तो कर्क रोग जो टीबी होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक रुधिर के हीमोग्लोबिन से आसानी के साथ मिल जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार क्या किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसमें ना तो मेथेन है, ना तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करने की, यानी आसानी से मिलने की क्षमता जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 से 300 गुना होती है। मतलब जितने में 1 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा उतने में वो 300 से 400 ग्राम मिल जाएगा। और ये ठीक है, पता है आप लोगों को, जो वो वहाँ पर होते हैं लोग, उसमें पर्वतीय क्षेत्रों में या सर्दियों में लोगों को इसलिए बोला जाता है कि कमरे को खिड़की दरवाजे बंद करके और क्या ना जलाया जाना चाहिए, कोयला वगैरह नहीं जलाया जाना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह एवं फोलिक अम्ल की टिकिया लेने की सलाह देता है। व्यक्ति किस रूप से प्रतिरोग है, इस मतलब लोहे का क्या देता है। ठीक है, लोहे का उसी को दिया जाता है जिसमें रक्त की कमी होती है, तो इसमें हो जाता है अरक्तता। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी उसे क्या है, एनीमिया है। इनमें से कौन सा एक यौन संचारी रोग नहीं है। सिफिलिस बिल्कुल है, गेनोरिया ये भी है, हेपेटाइटिस बी बिल्कुल है, स्कर्वी नहीं है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, एड्स, चेचक एवं पोलियो में क्या समानता है। तो एड्स और चेचक और जो है पोलियो, ये सभी विषाणु के द्वारा होते हैं, यानी वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हेमोफिलस परम्यूटिस परट्यूमिस ये द्वारा रोग होता है। ठीक है, यानी हेमोफिलस और परट्यूसिस द्वारा कौन सा रोग होता है। तो इसमें क्या गेनोरिया होता है, लेप्रोसी होता है, या काली खांसी होता है, या सिफिलिस होता है। ठीक है, तो इससे होता है क्या, इससे काली खांसी होता है। ठीक है, ये लेप्रोसी इससे नहीं होता। गेनोरिया और सिफिलिस ये क्या हैं, यौन संचारी रोग हैं। इनमें से क्या श्वसन संबंधी रोग है, हेपेटाइटिस, सार्स, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया।
ठीक है। तो श्वसन संबंधित जो रोग होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? सार्स। तो बोलते हैं ना सार्स वायरस है, तो यानी कि सार्स जो है ना रोग हैं वो श्वसन संबंधी रोग है। जो कोविड-19 था वो सार्स यानी कि ही था। इनमें से रोगों में जोड़ों में सूजन आ जाती है। तो किसमें? हेमीप्लेग, गठिया में, हृदयाघात में या सिजोप्रीनिया में। तो इसमें किसमें आ जाता है? तो जोड़ों में, जोड़ों का मतलब दांत के जोड़ों में नहीं, तो गठिया में, जोड़ों में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। तो गठिया ही जोड़ों से संबंधित रोग है। कवक मूली यानी कि माइकोराइलिस जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में, ठीक है, कवक जो मूली हैं वो जैव प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित स्थानों में पुनर्वास इनका किया गया, क्योंकि कवक मूल पौधों में क्या होता है? सूखे के प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, या पीएच की यानी कि अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। ठीक है, तो इनमें कौन सा एक सही होगा? यानी कि उन्हें जो जैव प्रौद्योगिकी में इन्हें जो बनाया जाता है वो निम्नीकृत अवस्थाओं में क्यों उगाया जाता है, ये कहने का मतलब है। तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ठीक है, केवल एक, दो, तीन, केवल एक, तीन और एक, दो और तीन, तीनों। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा, ठीक है, वो होगा कि सूखे के प्रतिरोध करने के और अवशोषण क्षेत्र में बढ़ाने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और पीएच जो है वो क्या हो जाता है? असीमितताओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो कितने हो गए? तीनों, एक, दो और तीन, तीनों सही हैं। उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। तो किसके धनी होते हैं ये बताना है। कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोकार्बन्स में, प्रोटीन में या लिपिड्स में। तो इसमें आपका होगा हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि पेट्रो का मतलब हुआ जिनमें पेट्रोलियम बनाया जा सकता है। तो वो तो एक होते हैं हाइड्रोकार्बन के धनी होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं? लिपिड में धनी होते हैं। ठीक है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से तो बनेगा ही नहीं ना, कार्बोहाइड्रेट से बनेगा, हाइड्रोकार्बन से बनेगा। आपका हो जाएगा, ठीक है, दो और कौन हो गया? चार। तो उत्तर हो जाएगा बी, दो और चार। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? सुपर मानव के समाज की स्थापना, बिल्कुल गलत है। रंग भेद पर आधारित नस्लों की पहचान करना, यह भी बिल्कुल गलत है। मानव नस्लों के अनुवांशिक सुधारों से, यह भी गलत है। मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न है, आदि मानव वृद्धि हार्मोन, यदि मानव वृद्धि हार्मोन का उपयोग करके चूहे के आकार को 8 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह तकनीकी क्या कहलाएगी? संकरण नहीं, जीनी अभियांत्रिकी, उत्परिवर्तन, ब्रीडिंग, हार्मोनल क्रिया। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे बोला जाएगा जीनी अभियांत्रिकी, यानी जीन में परिवर्तन करके मानव वृद्धि हार्मोन की बात कर रहा है, चूहे के वृद्धि हार्मोन नहीं। अगला प्रश्न है, सही युग्म को पहचाने। लाइसोजाइम जीवाणु, लाइसोसोम जीवाणु में पाया जाता है, लाइसोजाइमेटिक जीवाणु और लाइसोजोमेनेट ये जीवाणु में पाया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म है लाइसोजाइम। वो किस में पाए जाते हैं? जीवाणु में पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या हो गया? ये सही होगा। अगला है, सिटी स्कैन करने में उपयोग में लाया जाता है। तो सिटी स्कैन करने में कौन सी किरणें उपयोग में लाई जाती हैं? औरक, पराश्रव्य, दृश्य या एक्सरे किरणें। तो सिटी स्कैन में, ठीक है, कौन सी लाई जाती हैं? इनमें एक्सरे किरणें यानी कि एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो स्कैनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक होती हैं बस, पराश्रव्य तरंगें। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से एक और दो को क्या करिए? सुमेलित कीजिए। वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। तो एस्बेस्टॉस की धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो
अब जानते हैं कि इसमें यदि एक को आप पकड़ लें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर यानी कि को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो रुधिर को प्रभावित करने पर क्या करेगा, फेफड़े को प्रभावित करेगा या रुधिर को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका निर्धारित करते हैं। एस्बेस्टस की जो धूल है, ठीक है, धूल किसको, यानी जब सांस के साथ जाएगी तो फेफड़ों को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। ठीक है, तो हमारा क्या चीज हो गया, 3 हो गया, यानी कि ए का कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो शीशा है वो उधर को यानी पेट को नुकसान पहुंचाएगा। जो पारा है, ठीक है, वो किधर किसको, रुधिर यानी धाराओं को, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, मस्तिष्क को, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है। कारण क्या चीज है कि रुधिर में जब मिल जाता है, ठीक है, यानी कि किसको प्रभावित करता है, तो रुधिर को प्रभावित नहीं करता है, वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो गया वो हो गया 3, 2, 4 और 1। ठीक है, तो 3, 2, 4, 1 हमारा सी में उत्तर है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों से में कौन सा सही है। यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, या कैंसर पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर है, तो इसमें पहला है कि यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन कर देता है, बिल्कुल, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, पशुओं में इंसान भी आता है। ठीक है, दूसरा है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका जो है यानी कि ये, तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, बिल्कुल। कैंसर पैदा करता है, बिल्कुल। तो 1, 3 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 हमारा सी में है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रदूषकों को उनको दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दिए गए कोड की सहायता से मिलाइए, यानी प्रदूषक और उनका प्रभाव। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण और सीसा। ठीक है, यानी कि इनका यदि ज्यादा प्रयोग किया जाए तो क्या यानी कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारा जो यानी कि उत्तर होगा कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण और सीसा। ठीक है, लीवर, किडनी की क्षति, कैंसर और श्वसन यानी श्वसन रोग, और क्या हो जाता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमारा अभी पहले वाला प्रश्न पढ़े हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करती है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम को यानी मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ए में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब इसके बाद आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो श्वसन संबंधी रोग पैदा करते हैं। फिर इसके बाद आता है, ठीक है, धूल के कण। जो धूल के कण हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। और जो शीशा है वो लीवर और किडनी को क्षतिग्रस्त कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर 4, 3, 2 और 1 है, तो वो किस में है, यहाँ पर बी वाले में है, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 4 इसी में सिर्फ 1 में है, बाकी और कहीं नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, मजबूरी हमें यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यदि ये पता है तो तुरंत बाकी हमें पता चल जाएंगे। अगला चलिए, कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है। ठीक है, इसका क्या कारण है, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, औरत किरणें। तो कौन सी किरणें हैं इसको, यानी कि जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होती हैं, पराबैंगनी यूवी किरणों के कारण होता है, तो पराबैंगनिक अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, अगला है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए ये सब क्या है, ये इनके कारण नहीं होता, होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। क्योंकि इससे नाइट्रस यानी कि जो है ना आपका नाइट्रिक एसिड बनता है, और सल्फ यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों मिलते बनते हैं, और जो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, तो अम्लीय वर्षक कांड यही है दोनों। अगला प्रश्न है,
जैव गैस में मुख्यतः क्या होती है? तो जैव गैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? क्या उसमें पाई जाती है क्या? तो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मेथेन, जैव गैस। ठीक है, इसमें क्या होती है? मेथेन मुख्यतः होती है। विदित है कि वायुमंडल कुछ परतों में बटा हुआ है, निम्नलिखित परतों में से किस एक में हीलियम गैस की संयोजन प्रतिशतता सबसे अधिक, यानी हीलियम कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है, इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, तो कहाँ पर पाई जाती है हीलियम सबसे अधिक? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। ठीक है, तो यानी कि हीलियम की बात कर रहा है, तो हीलियम सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो बहिर्मंडल में पाया जाता है, क्योंकि हीलियम सबसे क्या होती है? हल्की गैस है। उससे हल्की क्या है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस होती है। वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति के पश्चात मीथेन व अमोनिया खत्म होने शुरू हो गए। ठीक है, और कारण है कि यानी ऑक्सीजन का ओजोन परत के निर्माण में योगदान रहा है। तो वातावरण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति के पश्चात, ठीक है, मीथेन और अमोनिया खत्म होने शुरू हो गए। अब इसमें बताना है कि यही है, जब जीवन की उत्पत्ति यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसके कारण ये था कि जब यानी कि वातावरण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति के बाद मीथेन अमोनिया अमोनिया खत्म होना शुरू हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन किसमें परिवर्तित होना शुरू हो गई? मीथेन और अमोनिया से रिएक्शन करके ओजोन बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये कारण ये सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ये क्या है? इसकी व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है इनमें से कौन सा ओजोन परत क्षयकारी है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो ओजोन परत को क्या करता है? नष्ट करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप लोगों को पता ही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो क्या हैं? वो है ही हैं। ठीक है, हेलेंस भी हैं जो हेलोजन से बनते हैं, और क्लोरीन और फ्लोरीन सब क्या हैं? हेलोजन्स ही हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये सभी जो है तीनों 1 2 3 बिल्कुल क्या है? सही है। तो स्टूडेंट ये थे। ठीक है, आज लगभग यानी कि 30 से 35 यानी प्रश्न हम लोगों ने किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।